नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे मौसम के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम आपके पढ़ाई के लिए अब बिल्कुल उपयुक्त है, अनुकूल है। ना गर्मी है, ना बहुत ही अधिक सर्दी है। तो अपने सेट एग्ज़ाम्स की और आगे एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से आप तैयारी करें। बेटा, आज का ये जो सेकंड पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, खाद्य संसाधनों में सुधार, इसमें हम अ, अपना एक अलग स्टेप हम पढ़ेंगे कि पौधों के लिए, फसलों के लिए कौन-कौन से पोषक तत्वों की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, उन पोषक तत्वों को पौधों तक पहुँचाया कैसे जाए, खाद और उर्वरकों में क्या अंतर है, और बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार एग्रीकल्चर, कृषि और कैटल फार्मिंग में एक सामंजस्य बिठा सकते हैं, एक बैलेंस बिठा सकते हैं कि दोनों की सहायता से हमारी जो ज़रूरतें हैं, खाद्य संसाधनों की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो सके। और एक मज़ेदार चीज़ है इस पार्ट में, जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो स्टोरी टाइप है। एक गाँव की कहानी है, एक किसान की कहानी है कि वो किसान एक गाँव में जो फसल विशेषज्ञ है वो पहुँच जाते हैं और उस गाँव में फसल से संबंधित जितनी भी समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं को वो पूरा करने की और दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं सारे सवालों के साथ हम इस पाठ को आगे बढ़ाएँगे। उम्मीद करती हूँ इसको आप और अधिक एन्जॉय करेंगी। देखिए बेटा, फसल उत्पादन और प्रबंधन के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें जाननी है, वो ये है कि फसल से हम अधिक पैदावार किस प्रकार से प्राप्त करें। फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें 3 मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहले है पोषक तत्वों का प्रबंधन, यानी कि फसलों तक पोषक तत्व किस प्रकार से पहुँचाए जाएँ। कौन-कौन से पोषक तत्व वास्तव में होते हैं, पोषक तत्व होते क्या हैं, कौन-कौन से होते हैं और कैसे वो पहुँचाए जाएँ, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंचाई के बारे में जानेंगे, सिंचाई के कौन-कौन से माध्यम हैं। हम सब जानते हैं ना कि बिना पानी के तो पौधे सूख जाते हैं, फसल अच्छी नहीं होती है। इसी प्रकार से फसल पैटर्न एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सहायता से अगर हम इसमें से अलग-अलग एग्जाम्पल्स को उठा लें और आप अपना लें, तो फसल की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। उसके साथ-साथ अपनी जो खेती लायक जो ज़मीन है, जो कृषि लायक भूमि है, उस भूमि की उर्वरा शक्ति यानी कि जो उसकी फर्टिलिटी है, उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो पोषक तत्वों के प्रबंधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खाद और उर्वरकों के बारे में, और फसल पैटर्न में हम पढ़ेंगे फसल चक्र, मिश्रित फसल और अंतर फसलीकरण के बारे में। आइए जानें। किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए उसके आसपास के 3 मुख्य घटकों से जो हैं वो अलग-अलग चीजें प्राप्त होती हैं। 3 मुख्य घटक कौन से? जल, मिट्टी और वायु। जल से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे अपनी जड़ों की सहायता से अवशोषित करते हैं। वायु से कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और वापस वायुमंडल में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है। तो कुछ मात्रा में ऑक्सीजन जो है परासरण की सहायता से वो अवशोषित भी कर लेते हैं। इसी प्रकार मिट्टी से मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, इस तरह के जो पोषक तत्व हैं, ये जो मिनरल्स हैं, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये पौधे की ग्रोथ के लिए, अलग अलग चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ पोषक तत्व जो है वो अधिक मात्रा में चाहिए पौधे को, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं, जो कि पौधों को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, ये सभी जो है ये वृहत पोषक तत्वों का उदाहरण है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो है जिनकी कम मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे आयरन, कॉपर, क्लोरीन, इन सब की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों को 2 तरह के पोषक तत्व चाहिए, सूक्ष्म और वृहत पोषक तत्व। कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि पोषक तत्व कुल मिलाकर के 16 हैं, जो 3 अलग अलग घटकों से हमें प्राप्त होते हैं। हवा से प्राप्त होता है कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से प्राप्त होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
और मिट्टी से सबसे अधिक 13 पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। और मिट्टी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन सब के एग्जाम्पल्स आपने जरूर याद करने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस की फॉर्म में इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जैसे वृहत पोषक तत्वों में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है, हमें पता है ना, पौधे जो है वो हरे रंग के होते हैं और उनका हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बना हुआ एक कंपाउंड है, एक यौगिक है जो पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों का हरा रंग जो है मैग्नीशियम तत्व के कारण होता है। इसी तरीके से पोटेशियम है जो पौधों के फलों की ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ पोषक तत्वों का ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा और इससे संबंधित प्रश्नों का भी आप उत्तर दे सकते हैं। जो आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी फल सब्जी या घर का जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो कि जीव जंतुओं से संबंधित वेस्ट है, जो जीवित वस्तुओं से संबंधित वेस्ट है, वो सभी वेस्ट अगर कहीं पर पड़ा हो तो कुछ समय के बाद वहां पर स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपने खाद बनने की प्रक्रिया को भी देखा होगा। और ये जो स्मेल आती है वो क्यों आती है? क्योंकि ये जो जैविक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन होना शुरू हो जाता है। और अपघटन होने के लिए ये केचुए, एंजाइम्स, बैक्टीरियाज यहाँ जो इसके वातावरण में उपस्थित होती हैं, ये सभी चीजें जो हैं वो इनकी सहायता करती हैं और उस अपघटन की सहायता से जो ये जैविक पदार्थ है ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है। और ये खाद हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है और ये जो भूमि की जो कमियां हैं उन सब कमियों को पूरा कर सकती है। देखिए, आपने अपने घरों में कंपोस्टिंग की प्रोसेस को देखा होगा। आपने देखा होगा कि गांव में आसपास जब भी कोई भी जहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो गड्ढा खोद करके उसको दबा दिया जाता है। गड्ढा खोदेंगे और उसको दबा देंगे। दबाने के बाद कुछ समय के बाद जब उसको वापस से खोदा जाता है तो वहाँ काले रंग का, भूरे रंग का एक अलग ही तरह का पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। ये जो पदार्थ है ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इस जो पदार्थ को हम कहते हैं खाद। तो कंपोस्टिंग की प्रोसेस क्या है बेटा? जिस प्रोसेस में जिस प्रक्रिया में पशुओं का मल मूत्र, गोबर, रसोई का कचरा, यानी कि जितना भी मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो जीव जंतुओं से, जीवित वस्तुओं से संबंधित जो वेस्ट है वो इकट्ठा करके अगर गड्ढों में उनको दबा दिया जाता है तो वो अपने आप अपघटित होना शुरू हो जाते हैं, जो उनके आसपास बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी हेल्प से। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। ये जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है ये बहुत धीमी होती है, धीरे धीरे होती है। इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए हम उस गड्ढे में, यहाँ देखिए आपको केंचुए नजर आ रहे होंगे, अगर कुछ केंचुए छोड़ दिए जाए तो वो वहां जो ये अपघटन की प्रक्रिया है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है, तेज हो जाती है। तो जो खाद हमारी 15 से 20 दिन में अगर मान लो तैयार हो रही होती है, वो इन केंचुओं की सहायता से 1 हफ्ते के अंदर ही तैयार हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि खाद बनने का जो समय है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग, इन दोनों डेफिनेशंस को आपने याद करना है, एक एक नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ हरी खाद। हरी खाद क्या होती है बेटा? ये क्या करते हैं किसान कि अपने खेत में कुछ पौधे जैसे ग्वार है, सनई है, इन ये पौधे उगा देते हैं और उसके बाद फूल आने से पहले ही, जब तक उनके ऊपर फूल आए, उस फूल आने से पहले ही उस खाद को, सॉरी, उस फसल को पलट देते हैं। पलट देते हैं मतलब उखाड़ करके और उसी मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं और ये हरे जो पौधे हैं ये हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं।
और इनकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है कि इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भरपूर मात्रा में होते हैं। यानी कि उस भूमि की अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई है, भूमि में फास्फोरस की कमी हो गई है, तो हरी खाद की सहायता से उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार एक किसान जो है वो हरी खाद के पौधों को पलट रहा है और अपनी उस मिट्टी की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेटा जैसा मैंने बताया कि जो ये खाद बनने की प्रक्रिया है ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीरे धीरे होती है। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, हरी खाद, ये सब धीरे धीरे समय के अनुसार होती हैं। और यदि हमें अपनी फसल की आवश्यकताओं को, भूमि की आवश्यकताओं को बहुत जल्दी पूरा करना है तो हमें उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं। फैक्ट्रीज में इनको बनाया जाता है और फैक्ट्रीज में बनाने के साथ इनकी एक स्पेशलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उर्वरकों को अलग अलग पैकेट्स में बांट लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन से जो रिच फर्टिलाइजर्स हैं वो अलग हो गए, फॉस्फोरस वाले अलग हैं, एनपीके जिसमें तीनों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो हम भूमि की ज़रूरत के हिसाब से उर्वरक उठा सकते हैं। जैसे खाद में तो सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स्ड होती हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स में ये स्पेसिफिक किया जा सकता है कि भूमि को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता हो वही उसी प्रकार का फर्टिलाइजर्स उसमें यूज किया जाए। यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पोषक तत्वों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और इस पर आधारित जो उन किसानों के सवाल थे, जो उन किसानों के सामने समस्याएं आई, जैसा मैंने पाठ के शुरू में जिक्र किया था, उन सब की समस्याओं को हेल्प सॉल्व करने में आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, इन सवालों के आप जवाब दे पाएंगे। आइए अब खाद और उर्वरकों के अंतर के बारे में जानते हैं कि क्या अंतर है। बेटा ये जितने भी अंतर हैं ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का, 3 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि जैविक पदार्थों से बने हैं। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ हैं। इनमें प्राकृतिक चीजें, खाद में प्राकृतिक चीजें जैसे पौधे, पशु और इन सब के अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो सब मिले होते हैं। और उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। खाद सस्ती होती हैं और घरों में या खेतों में ही आसानी से तैयार की जा सकती है। उर्वरक जो है महंगे होते हैं, कारखानों में तैयार किए जाते हैं, इनको बनाने की जो लागत है वो अधिक होती है। खाद जो है वो पानी में अघुलनशील है, इसलिए पौधे जो है वो धीरे धीरे अवशोषित करते हैं, क्योंकि जो चीज पानी में नहीं घुलेगी तो उसका अवशोषण भी धीरे धीरे होगा। और जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं अच्छे से, जिसके कारण पौधे उनको एब्जॉर्ब भी आसानी से कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। खाद, क्योंकि हमने देखा है ना कि खाद तो क्योंकि बल्क में बनी, बड़े अमाउंट में बनी, तो उसका भंडारण करना यानी कि उसकी उसको स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और उर्वरक जो है क्योंकि छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं तो इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी स्टोरेज है वो आसान होती है, इजी होती है। उम्मीद करती हूँ खाद और उर्वरकों से संबंधित सभी प्रश्नों के आप जवाब दे पाएंगे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग का, मिश्रित फसल का। नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, इनमें हम करते हैं कि एक से ज्यादा फसलें, एक से ज्यादा फसलें हम एक खेत में उगाते हैं। उसके साथ साथ, फसलों के साथ साथ हम अपने घरों में या खेतों में पशुपालन भी करते हैं। इस प्रकार की जो खेती होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब जब एक साथ कई तरह की फसलें उगाई जाएं और पशुपालन भी किया जाए, उसको मिश्रित फसल कहते हैं। और इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि जो हानि की संभावना है वो कम हो जाती है। हानि की संभावना कम कैसे होगी, ऐसा क्योंकि किसान ने 2 फसलें उगाई हैं, दोनों फसलों में से यदि एक में
कोई किसी तरह की बीमारी आ गई या वातावरण के अनुसार वो सही तरह से उग नहीं पाई है, तो लेकिन दूसरी फसल तो अभी है ना, हो सकता है जो ये वातावरण था ये उस दूसरी फसल के लिए अनुकूल हो और वो फसल अच्छे से उग जाए, या उसके ऊपर जिस बीमारी ने अटैक किया है वो दूसरी फसल को प्रभावित ना कर पाए और आसानी से वो उग जाए। तो दूसरी फसल से हमें जो है वो इनकम हो सकती है और वो ज़रूरतों को भी पूरा कर सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे गेहूं या चना, गेहूं या सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की खेती, ये मिला करके मिक्स क्रॉपिंग की तरह से की जाती है। फिर आता है हमारे पास अंतर फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग। अंतर फसल में क्या किया जाता है कि एक ही खेत में एक पैटर्न बना करके, कि इतनी लाइनें इस एक फसल की, इतनी लाइनें दूसरी फसल की, फिर फिर उसी दूसरी फसल की, मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट पैटर्न्स पर जो है वो फसलें उगाई जाती हैं। जैसे सोयाबीन के साथ मक्का उगा दिया, फिंगर नलेट यानी कि बाजरा, बाजरा के साथ लोबिया उगा दिया। इसमें क्या होता है कि मान लो 3 लाइनें हमने बाजरे की उगाई हैं और बाजरे के ऊपर किसी भी पैरासाइट ने, किसी भी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, तो ये हो जाएगा कि हो सकता है सिर्फ उन 3 लाइनों पर वो अटैक रहे, क्योंकि उसके बाद तो लोबिया है और लोबिया के ऊपर वो कीट जो है वो असर कर नहीं सकता। तो जो इससे आगे जो बाजरे की जो फसल है वो उन कीटों के प्रभाव से बच जाएगी। तो इस तरीके से जो इंटरक्रॉपिंग है वो फसलों की अच्छी ग्रोथ, अच्छी उपज पैदा करने के लिए एक बहुत ही सरल और अच्छी जो है वो प्रक्रिया है। बेटा मिश्रित फसल और इंटरक्रॉपिंग, इन पर आधारित जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेरीज थी उन किसानों की, उम्मीद करती हूँ आप ये सॉल्व कर पाएंगे और ये जान पाएंगे इन सवालों के माध्यम से कि किस प्रकार इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड जो कृषि है वो फसल के लिए और किसानों के लिए फायदेमंद होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फसल चक्रण क्या होता है? फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसलों को सुरक्षित रखने के लिए और जो जमीन है, जो भूमि है, उसकी भी उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसके लिए क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टेक्निक है। और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि साल दर साल एक फसल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी फसलें वैसे तो हम उगाते जाते हैं, लेकिन उन फसलों को इस प्रकार से उगाया जाए कि एक बार जो हमने फसल उगाई, मान लो उसने कोई एक न्यूट्रिएंट जो है बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित कर लिया, अब जमीन में तो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो गई ना, दूसरे साल हम क्या करेंगे, हम ऐसी फसल उगाएंगे जो उसके अलावा अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग करती हो। तीसरे साल हम एक ऐसी फसल उगाएंगे जो उन दोनों सालों में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है उससे अलग पोषक तत्वों की का प्रयोग करती हो। इस तरीके से हम फसल जो है वो एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरीके से हम रोटेट करके उगाएं कि भूमि की जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो भी परिपूर्ण होती रहे और हमें फसल भी अच्छे प्रकार की मिलती रहे। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर गेहूं, सरसों, मक्का, ये एक उदाहरण हमारे सामने दिया गया है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे देखिए बेड वन बनाया, यानी कि पहले साल ईयरली रोटेशन में पहले साल हमने क्या किया, मान लो लेग्यूम्स उगाए। लेग्यूमिनस कौन से होते हैं? जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया उपस्थित होता है, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और उसको पौधों के लिए यूजेबल बनाता है। इसके साथ साथ फिर कुछ हम अगले साल हमने कुछ रूट्स की क्रॉप्स उगा दी, फिर हमने फ्रूट्स उगा दिए, और फिर कोई लीफी वेजिटेबल्स जैसे ग्रास उगा दी, ब्रासिकाज उगा दिया, स्पिनच है, इस टाइप से कोई ना कोई अलग फसल हमने उगा दी। इससे हमारी जो भूमि के पोषक तत्वों की जो कमी है वो परिपूर्ण होती रहेगी। चलिए अब क्रॉप रोटेशन से संबंधित, फसल चक्रण से संबंधित अलग अलग प्रश्नों के हम जवाब देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन किसानों की और समस्याओं का समाधान किस प्रकार हुआ। देखिए बेटा, जो अगला हमारा सवाल है, हमारा टॉपिक जो है वो है सिंचाई के बारे में, कि पौधों को पोषक तत्व मिल गए। हमने ये देख लिया कि भूमि में पोषक तत्वों की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाए या किस प्रकार से उनको परिपूरित किया जाए फिर से।
अगला जो स्टेप है वो हमने देखना है इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में। हम सब जानते हैं कि सिंचाई क्या होती है, फसलों को पानी देने की प्रक्रिया, किस समय पर देना है, कितना देना है, इस प्रक्रिया का भी हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हम सालों से यूज करते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, कुओं से, ट्यूबवेल से, स्प्रिंकल सिस्टम से, ड्रिप इरिगेशन से। और इन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हमारे उन किसानों की क्वेरीज बहुत ही अलग थी। वो बहुत ही अलग तरीके से अपने फसलों में सिंचाई कर रहे थे। और जब उस फसल विशेषज्ञ ने उन्हें अलग अलग मेथड सजेस्ट किए, तो उन मेथड्स को उन्होंने किस प्रकार यूज किया, आज जानते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए बेटा, अब हमने क्या किया है, फसलों को बहुत अच्छे से उगा लिया है। फसल उगाने के बाद अब आती है फसल सुरक्षा की बात, कि उन फसलों को जिनको हमने उगा लिया है उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। सुरक्षा जो है वो दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो जिस टाइम पर फसल उग रही है उसी टाइम पर उसके ऊपर जो ये अलग अलग कीट अटैक कर देते हैं, बीमारियां अटैक कर देती हैं, या उनमें किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एक तो उनकी ग्रोथ के टाइम पर फसलों की सुरक्षा की जाए। दूसरा, जब फसल पक करके तैयार हो गई है, हमारे पास अनाज आ गया है, सारी उपज को हमने प्राप्त कर लिया है, उसके बाद उनको भंडारण करते हुए किस प्रकार से उनकी सुरक्षा करनी है, ये सारा हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। देखिए, जब कोई भी फसल उग रही होती है तो तीन तरह की मुख्य जो चीजें हैं वो हमारी फसल की पैदावार को प्रभावित करती हैं। उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? हमारी फसलों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे, कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जो हमने नहीं उगाए होते, लेकिन वो अपने आप से ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। हमारे वो करते क्या है, हमारे पौधों से जो हमने मुख्य फसल उगाई है उन फसलों के साथ साथ वो पौधे भी हमारी भूमि से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर रहे होते हैं, पोषक तत्वों को ले रहे होते हैं। तो ये जो खरपतवार है, ये हमारे पौधों तक न्यूट्रिएंट्स को कम पहुंचने देगी या उनमें हिस्सेदारी कर लेगी, तो जिसके कारण हमारे पौधों के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। दूसरा, कोई इंसेक्ट अटैक करता है, जैसे कि वो जैसे कोई लार्वा है, किसी के कोकून्स हैं, वो सब क्या करते हैं, वो तेजी से पत्तों को खाते हैं या उसके प्लांट्स के रस को चूस लेते हैं, जिससे प्लांट डेड हो जाता है। उसके लिए हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। कुछ फंगस और वायरल से रिलेटेड, कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड भी उनमें बीमारियां हो जाती हैं, जो जैसे रस्ट का आपने देखा होगा कि वीट के ऊपर, गेहूं के ऊपर ब्राउन ब्राउन से, उसके पत्तियों के ऊपर ब्राउन ब्राउन सा चूरा सा इकट्ठा हो जाता है। ये सब हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से फैलते हैं। इन सब से भी हमें अपनी फसलों की सुरक्षा करनी होगी, कीटनाशकों का प्रयोग करके, खरपतवार नाशियों का प्रयोग करके। और खरपतवार को तो हम हाथ से भी उखाड़ सकते हैं। कुछ खरपतवार ऐसी होती हैं जिनको आसानी से खुरपे और कुदाल की सहायता से आसानी से दूर किया जा सकता है, और ये फसल को फिर हमारी जो फसल है वो इन सब कीटों से सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन भंडारण के समय पर हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमने देखिए, ये तो हमने बात की कि फसल की सुरक्षा, जब वो फसल उग रही है तब हम उस फसल की सुरक्षा किस प्रकार करें। अब फसल जब प्राप्त हो गई है उसके बाद हम क्या करें कि हमारी जो हमने फसल प्राप्त की, जो उपज प्राप्त की है, उसको हम सुरक्षित रख सकें। देखिए बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं जब बाजार से हम लेकर आते हैं, या घरों में भी गेहूं जब रखा होता है, लंबे समय तक रखा रह जाए, तो उसके अंदर सुरसी, सुरसरी जिसको कहते हैं, एक डार्क ब्राउन से कलर का छोटा सा इंसेक्ट होता है जो उसके अंदर लग जाता है, और वो उसके बीजों को खा खा करके और उसके अंदर चूरा चूरा पाउडर सा जो है वो इकट्ठा कर देता है। इसी तरीके से चावल में घुन लग जाते हैं, और उसके कारण भी चावल का भी चूरा चूरा सा होता है, क्योंकि उसको, बीज को तो ये घुन खा जाता है। इन सब से अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि भंडारण से पहले, उनको स्टोरेज से पहले अच्छे से सुखाना होगा, धूप में सुखाना होगा, ताकि वो उनके अंदर जो नमी है वो ना रहे। क्योंकि नमी और तापमान, ये दो चीजें जो है बहुत अधिक चाहिए होती हैं इन सारे कीटों को ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो खाद्यान्नों को, जितने भी हमारे हमने अनाज जो स्टोर करने हैं, उनको सुखाना होगा।
उनके अंदर स्वच्छता बनानी होगी कि अच्छे से छान के सफाई करके, और जिस जगह पे उनको स्टोर करना है उस जगह को भी अच्छे से साफ किया जाए, उसका धूम्रीकरण किया जाए, फ्यूमिगेट किया जाए, यानी कि इंसेक्टिसाइड की हेल्प से पहले उस पर्टिकुलर एरिया को हमने स्प्रे कर दिया, और उस स्प्रे के कारण जो फफूंदी है, फंगस है, बैक्टीरिया है या वायरस है कोई भी, वो वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने उनको अच्छे से स्टोर कर देना है। अब स्टोर करने के लिए हम किस किस चीज का प्रयोग करेंगे? हमने देखा है कि बोरियां होती हैं, जूट से बनी हुई बोरियां होती हैं, उन बोरियों के अंदर हम अनाज को भरते हैं। उन बोरियों को भी पहले साफ किया जाना चाहिए, धूप लगवा देनी चाहिए, ताकि उनके अंदर अगर कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो वो भी खत्म हो जाए। ये देखिए, सिलोज का प्रयोग करते हैं या बड़ी बड़ी टंकियों का प्रयोग करते हैं अनाज के भंडारण के लिए। और यदि हम इन सभी प्रक्रियाओं को अच्छे से फॉलो करते हैं, इन सारे स्टेप्स को का ध्यान रखते हैं, तो हम जिस भी अनाज को स्टोर करके रखेंगे वो खराब नहीं होगा, और उसमें जो ये कीट पतंगे हैं उनका प्रभाव नहीं होगा। आइए इन सब से रिलेटेड अगले प्रश्न का हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो इस टोटल पार्ट की, इस सारे, ये सेकंड पार्ट जो हमने खाद्य संसाधनों में सुधार, इस पार्ट का पढ़ा है, इस सब का की जो समरी है वो इस तरीके से है बेटा, कि पौधों को दो प्रकार के मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर फसल को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, उसकी उपज को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए हम इंटरक्रॉपिंग का प्रयोग कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग का प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि हम सिंचाई इस प्रकार से करें कि जो पौधों की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और पानी की वेस्टेज भी ना हो। फिर उसके बाद फसल प्राप्त हो जाने के बाद हमें फूड, जो हमारा फूड ग्रेन्स हैं उनके स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि उनको किस प्रकार से स्टोर किया जाए कि पौधों, जो हमारा अनाज है उसको नष्ट होने से बचाया जा सके। आइए होमवर्क को देखें। बेटा पेज नंबर 161, 162 और 165 के ऊपर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं जो हमने अभी तक किया। उम्मीद करती हूँ आप सब इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अपनी नोटबुक में। आइए अब कुछ और प्रश्नों के जवाब देते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। थैंक यू।